आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स और तकनीकी विश्लेषण है वो एआई की दुनिया में आए एक भूचाल के बारे में है। 18 नवंबर 2025 गूगल ने जेमिनाई 3 की घोषणा की और इसे सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि अब तक का सबसे बुद्धिमान मॉडल का ताज पहना दिया। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का शोर है या हम सच में एआई की एक नई पीढ़ी के दरवाजे पर खड़े हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इस घोषणा की खबर देना नहीं है। हम पर्दे के पीछे झांकेंगे, उन तकनीकी बदलावों को समझेंगे जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया है, इसके प्रदर्शन के दावों को परखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, डेवलपर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हर कोई कह रहा है कि ये अलग है, बेहतर है, लेकिन इसकी नींव में ऐसा क्या खास है? वो कौन सी तकनीक है जो इसे इतनी ताकत दे रही है? तो पर गौर करना होगा। ये यूं कहें कि 3 स्तंभ हैं जिन पर जेमिनाई 3 की पूरी इमारत खड़ी है। पहला और सबसे जरूरी है इसका आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या मो। एक मिनट, यहां थोड़ा रुकते हैं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे एएनआई के अंदर कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी है। बिल्कुल सही पकड़ा, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। इसे ऐसे सोचिए कि गूगल ने एक विशालकाय जीनियस बनाने के बजाय एक ही कमरे में अलग अलग विषयों के कई टॉप एक्सपर्ट्स की एक टीम बिठा दी है। अच्छा। हाँ, जैसे एक इतिहासकार, एक गणितज्ञ, एक कवि, एक प्रोग्रामर। और स्पार्स का मतलब है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो पूरा कमरा एक साथ चिल्लाना शुरू नहीं करता। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अनुशासित और कुशल टीम है, और वो सिर्फ भौतिक शास्त्री और शायद गणितज्ञ को उसे हल करने के लिए कहता है। बाकी सब अपनी ऊर्जा बचाते हैं। यही मोवे की खूबसूरती है, मतलब बेजोड़ ताकत, लेकिन बहुत ही समझदारी और किफायत से इस्तेमाल की गई। इससे मॉडल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ तेज और कुशल भी बना रहता है। तो मॉडल का दिमाग अब एक विशेषज्ञ टीम की तरह काम कर रहा है जो बहुत कुशल है, लेकिन दिमाग को समझने के लिए आंखें और कान भी तो चाहिए। क्या जेमिनाई 3 सिर्फ टेक्स्ट पढ़ता है या ये हमारी तरह दुनिया को देखता और सुनता भी है? यहीं पर मल्टीमोडालिटी की बात आती है ना? सही। और ये है दूसरा स्तंभ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पुराने मॉडल्स में मल्टी मोडालिटी को जोड़ा जाता था। मतलब एक मॉडल टेक्स्ट समझता था, उसे तस्वीरों को समझने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी। जेमिनाई 3 ये मूल रूप से मल्टी मॉडल है, नेटिवली मल्टी मॉडल। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि टेक्स्ट, कोड, इमेज, ऑडियो और वीडियो ये सब इसकी पहली भाषा हो। इसका असल जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, मतलब एक आम यूजर के लिए? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक तस्वीर में मौजूद चीजों को पहचान नहीं सकता, बल्कि एक वीडियो को देखकर उसके पूरे संदर्भ को समझ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे की मीटिंग की वीडियो फीड की गई, तो ये न सिर्फ ये बता सकता है कि किसने क्या कहा, बल्कि स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट्स का विश्लेषण करके मीटिंग के मुख्य नतीजों का सार भी निकाल सकता है। ये असल दुनिया की जटिलता को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, तो हमारे पास एक विशेषज्ञ दिमाग है जो मोए है, बेहतरीन आंखें और कान हैं जो मल्टी मोडालिटी है, लेकिन एआई की एक बड़ी सीमा हमेशा इसकी याददाश्त रही है। अगर मैं इसे 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने को दूं, तो क्या ये बीच में ही भूल जाएगा कि शुरू में क्या बात हुई थी? इसकी याददाश्त कितनी तेज है? और आपका ये सवाल हमें तीसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले स्तंभ पर ले आता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। जेमिनाई 3 प्रो में 10 लाख टोकन की इनपुट कॉन्टेक्स्ट विंडो है। 10 लाख टोकन्स? जी। ये सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह एक बार में लगभग 150 पेज की किताब। 1500 पेज? हाँ, या एक पूरे जटिल सॉफ्टवेयर का कोड बेस, या लगभग 8.5 घंटे की हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल को पढ़कर, समझकर और याद रख सकता है। ये एक तरह से सुपर ह्यूमन मेमोरी है, और यही क्षमता इसे ऐसे काम करने की ताकत देती है जिनकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाना और उसे शुरू से अंत तक मैनेज करना। इसे तकनीकी भाषा में लॉन्ग होराइजन प्लानिंग कहते हैं। ये सब सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, सच में। लेकिन ये तो कागज पर की गई बातें हैं। क्या हमारे पास कोई सबूत है? क्या इन दावों को साबित करने के लिए कोई आंकड़े हैं? अक्सर कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं, पर असल प्रदर्शन वो उतना अच्छा नहीं होता। बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, गूगल ने इसके प्रदर्शन के आंकड़े भी जारी किए हैं,
और वो आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। इन्हें कुछ हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की, जो एआई का सबसे मुश्किल मैदान माना जाता है। हाँ, क्योंकि जानकारी देना एक बात है और उस जानकारी का इस्तेमाल करके तर्क करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत कठिन बेंचमार्क है ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम। इसे पीएचडी स्तर के विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए गहरी विषय विशेषज्ञता और रचनात्मक सोच की जरूरत होती है। जेमिनी 3 प्रो ने बिना किसी बाहरी टूल के इसमें 37.5% स्कोर किया, और जब इसे ज्यादा सोचने का समय दिया गया, यानी इसके डीप थिंक मोड में, तो स्कोर 41% तक पहुंच गया। ये किसी भी पिछले मॉडल से बहुत आगे है। 41%? ये सुनने में शायद कम लग सकता है, लेकिन अगर ये सवाल पीएचडीज के लिए हैं तो ये स्कोर वाकई कमाल का है। मतलब ये उन समस्याओं को हल कर रहा है जो सबसे बुद्धिमान इंसानों के लिए भी मुश्किल हैं। और दूसरे क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान या गणित, डायमंड बेंचमार्क में इसने 91.9% का स्कोर किया, जो विशेषज्ञ स्तर की समझ को दिखाता है। लेकिन जो नतीजा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है वो है गणित में। गणित एआई के लिए हमेशा से एक कमजोर कड़ी रही है, लेकिन जेमिनी 3 प्रो ने मैथ अरीना एपेक्स बेंचमार्क पर 33.4% स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वाह! और कोडिंग के बारे में क्या? आजकल एआई से कोड लिखवाने का चलन बहुत बढ़ गया है। क्या ये उसमें भी बेहतर है? ये सिर्फ कोड लिखने में बेहतर नहीं है, इसने उस काम की परिभाषा ही बदल दी है। SWE बेंच नाम का एक टेस्ट है जो एआई को असली सॉफ्टवेयर की समस्याएं यानी बग्स ठीक करने के लिए देता है। जेमिनी 3 प्रो का स्कोर 76.2% है। 76%? हाँ, इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ कोड का सुझाव नहीं दे रहा है, ये एक असली डेवलपर की तरह समस्या को समझ रहा है, कोड बेस में जाकर उसे ठीक कर रहा है और समाधान सबमिट कर रहा है। ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक जानकार नहीं है बल्कि एक कर्ता बन गया है। ये सिर्फ एक नो इट ऑल नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये हमें उस सवाल पर लाता है कि इन सब क्षमताओं का एक आम उपयोगकर्ता या डेवलपर के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक बेहतर चैटबॉट से ज्यादा कैसे है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब एक शब्द में है: एजेंट। जेमिनी 3 सिर्फ एक सहायक या असिस्टेंट नहीं है जिससे आप सवाल पूछते हैं। ये एक विचार भागीदार या थॉट पार्टनर और एक एजेंट है जिसे आप काम सौंपते हैं। एआई के साथ हमारे रिश्ते में ये एक बुनियादी बदलाव है। हम पूछने से सौंपने की तरफ बढ़ रहे हैं। एजेंट, ये शब्द सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। अभी तक हम एआई से सवाल पूछते थे, अब हम उसे काम सौंपेंगे। इसका मतलब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि भरोसे का एक नया स्तर है। इसका कोई ठोस उदाहरण है क्या? हाँ, और वो है गूगल एंटी ग्रेविटी। गूगल ने जेमिनी 3 के साथ इस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं है बल्कि एक पूरा वातावरण है जहां जेमिनी 3 के एजेंट सीधे आपके कंप्यूटर के टर्मिनल, ब्राउजर और फाइलों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब सीधे मेरे कंप्यूटर पर? हाँ बिल्कुल। आप उसे एक कागज पर बना हुआ स्केच और कुछ निर्देश देकर एक जटिल वेब इंटरफेस बनाने का काम सौंप सकते हैं। जेमिनी उस स्केच को समझेगा, योजना बनाएगा, कोड लिखेगा, उसे टेस्ट करेगा और आपके लिए उसे पूरा तैयार कर देगा। ये एजेंट फर्स्ट नजरिया है। इसने तो इंडस्ट्री में खलबली मचा दी होगी। बाकी कंपनियां जैसे ओपनएआई या एंथ्रोपिक, वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं? मैंने देखा कि XAI के एलन मस्क ने सुंदर पिचाई की घोषणा पर सिर्फ एक शब्द का ट्वीट किया, कांग्रेट्स। ये तारीफ थी या तंज? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। एक तरफ ये उस तकनीकी उपलब्धि को स्वीकार करना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी सार्वजनिक रूप से आपको बधाई दे तो ये बताता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक शांत आत्मविश्वास भी दिखाता है कि XAI या OpenAI भी चुप नहीं बैठे। ये AI की दुनिया में एक शतरंज का खेल है और गूगल ने अभी-अभी अपना सबसे शक्तिशाली मोहरा आगे बढ़ाया है। इससे पूरी इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है कि वो भी कुछ ऐसा ही या इससे बेहतर लेकर आए। ठीक है, ये सब कुछ बहुत अच्छा और भविष्यवादी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। हर शक्तिशाली तकनीक के दो पहलू होते हैं। तो क्या कोई कमियां, कोई जोखिम या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए? ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल है।
ये मॉडल एक फॉर्मूला 1 कार की तरह है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और पैसा लगता है। और वो 10 लाख टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो इस्तेमाल करने में समय यानी लेटेंसी भी ज्यादा लग सकती है, जिसका मतलब है कि जवाब मिलने में देरी हो सकती है। और इसकी सटीकता के बारे में क्या हम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या ये अब भी गलतियां करता है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है। गूगल खुद स्वीकार करता है कि बेहतर तर्क शक्ति के बावजूद मॉडल अभी भी मतिभ्रम कर सकता है, मतलब हेलुसिनेशंस, यानी पूरी तरह से गलत जानकारी को बड़े आत्मविश्वास से सच बता सकता है। ये पहले से ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ये अभी भी अचूक नहीं है, इसलिए हर जानकारी को परखना अभी भी जरूरी है। और इसकी एजेंट वाली क्षमताओं को लेकर भी कुछ गंभीर चिंताएं होंगी। अगर ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है तो क्या कोई इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी कर सकता है? ये सबसे बड़ा जोखिम है। इसकी एजेंट वाली क्षमताएं इसे एक दो-धारी तलवार बनाती हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये हानिकारक ऑटोमेशन या स्क्रिप्ट बना सकता है, साइबर हमले कर सकता है या गलत सूचना फैलाने वाले सिस्टम बना सकता है। गूगल ने सुरक्षा पर बहुत काम किया है, जैसे फ्रंटियर सेफ्टी फ्रेमवर्क के तहत इसकी कठोर टेस्टिंग की गई है। लेकिन वो खुद मानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसी समस्याएं, यानी हैकर्स द्वारा मॉडल को धोखा देकर गलत काम करवाना, अभी भी एक खुली शोध समस्या है। और उस विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो का क्या वो हमेशा पूरी तरह काम करती है? मतलब क्या वो 1500 पेज की किताब पढ़ने के बाद पेज नंबर 27 की कोई छोटी सी बात भी याद रख पाता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात है। शोध बताते हैं कि बहुत लंबी कॉन्टेक्स्ट विंडो वाले मॉडल्स को कभी-कभी लॉस्ट इन द मिडल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी वे शुरुआत और अंत की जानकारी को तो अच्छी तरह याद रखते हैं, लेकिन बीच की कुछ जानकारी को भूल सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं। तो 10 लाख टोकन की क्षमता होने का ये मतलब नहीं है कि हर बार इसका प्रदर्शन त्रुटिहीन होगा। क्षमता तो है, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले अभी और काम बाकी है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का सार ये है कि जेमिनी 3 सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है। ये तर्क शक्ति, मल्टी मॉडल समझ और सबसे बढ़कर एक स्वायत्त एजेंट के रूप में काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त छलांग है। ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि हमारे सहयोगी के रूप में हमारे लिए काम करेगा, योजनाएं बनाएगा और चीजों का निर्माण करेगा। सही कहा। ये एक निष्क्रिय उपकरण से एक सक्रिय सहयोगी में बदलने जैसा है। इसने एआई की क्षमताओं का एक नया मानक स्थापित कर दिया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री को अब इसके साथ कदम मिलाना होगा। लेकिन साथ ही जैसा हमने चर्चा की, इसने सुरक्षा, लागत, विश्वसनीयता और दुरुपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े किए हैं। ये सिर्फ तकनीक की प्रगति नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी की भी एक परीक्षा है। हमारी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमारे स्रोतों में एक शब्द का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जेनरेटिव यूआई। ये जेमिनी 3 की वो क्षमता है जिससे वो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या एक स्केच से तुरंत एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस जैसे किसी ऐप का पूरा डिजाइन और लेआउट बना सकता है। तो सवाल ये है कि अगर एक एआई न केवल किसी ऐप का कोड लिख सकता है, बल्कि उसके यूजर इंटरफेस को तुरंत डिजाइन और जनरेट भी कर सकता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया और इंसानी रचनात्मकता के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?